दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सोशल साइंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम सिविक्स के अंतर्गत संघवाद का दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो यह कोर्स बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, परंतु इससे वैसे स्टूडेंट को भी काफ़ी लाभ होगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के शुरुआती दौर में है। यहाँ बेसिक कंसेप्ट को सरलता से समझाने का प्रयास किया जाएगा जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत तक आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग आज जो है यहाँ पर संघवाद के अंतर्गत जो है भाषाई राज्यों का गठन, संघीय शासन व्यवस्था और भाषा नीति और केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था की जो सफलता का जो श्रेय है यहाँ के लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को जाता है। भाषाई राज्यों का गठन, इसको हम लोग देखें कि कांग्रेस ने सन 1920 में ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की जो है अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। यह 1920 की घटना है। परंतु आज़ादी के बाद बहुत सारे जो राजनेता हैं उनको ये डर हुआ कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो इससे विभाजनकारी जो शक्तियां हैं उसको बढ़ावा मिलेगी और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये जो है क्या होगा, ये खतरा होगा। और उनके सामने बाल्कन राज्यों का उदाहरण था जो भाषाई, धार्मिक, जाति आदि आधार पर जो है छोटे छोटे राज्यों में जो है विभक्त हो चुके थे। आपको थोड़ा सा हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं ये बाल्कन राज्य क्या है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो है बाल्कन स्टेट है। इसको बाल्कन स्टेट कहा जाता है। कल के डेट में ये क्या था, ये बड़ा एक राज्य था। और आज अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक जो है ये बड़ा राज्य था यहाँ पर, और ये छोटे छोटे टुकड़े में जो है ये विभक्त हो गया। आज भी लगातार ये टुकड़े में जो है विभक्त होता ही जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर इस तरह का जो चीज जब हुआ और जो भारतीय राजनेता हैं उनके सामने ये बात गई तो उनके मन में कहीं ना कहीं इससे जो है डर बैठ गया। यहाँ पर देखिए, एक देश हुआ करता था बुल्गारिया, और जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया आज के डेट में ख़त्म है। क्यों? उसके जगह पर कोई टूट टूट के कोई छोटा छोटा ही देश आ गया। तो भारत के जो राजनीतिज्ञ थे, भारत के जो लोग थे, राजनेता थे, उनको इस बात को डर के हो गया कि अगर भाषा के आधार पर राज्य को गठित कर देंगे तो कल के डेट में क्या होगा, कल के डेट में कहीं ना कहीं जो है वो टूट जाएगा और वो जो राज्य है वो बिखर कर जो हो सकता है कि वो जो है देश का ही रूप ले ले और वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है, चूँकि कांग्रेस ने इस बात को जो है अपने 1920 के अधिवेशन में ही माना था, मतलब ये मंजूरी दी थी, तो उस आधार पर जो है क्या हुआ कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों की जो है मांग उठने लगी। और उस स्थिति में जो है राज्यों की मांग उठने लगी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में कांग्रेसी नेता ही थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामल्लू। पोट्टी श्री रामल्लू ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेके कांग्रेस को उस बात को याद दिलाया, और उस जब नहीं माना गया तो वो जो है आमरण अनशन कर बैठ जाते हैं, भूख जो है हड़ताल कर देते हैं, जिससे जो है उनका जो है निधन हो जाता है, वो जो है स्वर्ग सिधा जाते हैं। अब जब इस तरह की घटना गई, अपने आप में बड़ी बात थी, तो सरकार ने क्या किया, 1953 में भाषा के आधार पर जो है सबसे प्रथम जो है राज्य वो आंध्र प्रदेश को बनाया। और उसके बाद जो है 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, पहले ये बम्बई हुआ करता था, तो गुजराती भाषा को अलग करके गुजरात बनाया और मराठी बोलने वाले को जो है अलग करके जो है महाराष्ट्र बनाया। और इस तरह से ये क्रम चलता रहा और बहुत सारे राज्यों का जो है निर्माण हुआ। लेकिन जिस तरह की आशंका थी भारतीय राजनेताओं की कि भाषा के आधार पर राज्य गठित करने के बाद ये टूट के बिखर जाएगा, टुकड़ों में चला जाएगा और ये देश जो है देश रहेगा नहीं, उस तरह की जो है आशंका जो है निर्मूल साबित हुई और हम आज भी मजबूती के साथ एक राष्ट्र के रूप में जो है खड़े हैं। चलिए, कुछ राज्यों का जो गठन है वो जातीयता के आधार पर हुआ, एथनिटिक ग्रुप के आधार पर हुआ, जैसे नागालैंड जाति और के आधार पर ये उत्तराखंड भी और जो है ये झारखंड का भी जो है ये जातीयता या रेस के आधार पर जो है इथनिटी के आधार पर जो है इसका गठन किया गया है।
चलिए हम लोग देखें कि जो भाषा नीति है उसको देख लें कि भाषा नीति के आधार पर किस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो श्रीलंका का जो है श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, हमारे राजनेताओं ने जो है इस पर जो है किस तरह से ये चीज़ पाया, इसको हम लोग देखते हैं भाषा नीति। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का या राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, ये संविधान में ये चीज़ है। हिंदी जो है उनको राजभाषा को दर्जा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी मात्र 40% लोगों के द्वारा जो है बोली और समझी जा रही थी। इसके अलावा एक आप सुनते हैं ये अनुसूचित भाषा, अनुसूचित भाषा में जो है 22 भाषा को शामिल किया गया है, जैसे मराठी, पंजाबी, बंगला, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, उड़िया आदि जो है इस तरह की चीज़ हैं। केंद्र सरकार के किसी पद के लिए अगर कोई किसी पद के लिए अगर वैकेंसी आती है तो उसमें जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं तो आप इस अनुसूचित भाषा में से किसी में परीक्षा दे सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ है लेकिन एक शर्त है, क्या है, आप उस अनुसूचित भाषा को विकल्प के रूप में चुनेंगे। ऐसा नहीं डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाएंगे और आप कहेंगे हम जो है उड़िया में, हमको उड़िया में प्रश्न पत्र चाहिए, तो नहीं मिलेगा। आपको फॉर्म भरते समय उसका जो है चयन करना पड़ेगा। संविधान के अनुसार 1965 में अंग्रेजी का प्रयोग जो है बंद हो जाना चाहिए था, मतलब 15 वर्ष तक के लिए दिया गया था, 15 वर्ष के बाद जो ये बंद हो जाना चाहिए था, परंतु गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने इसे जारी रखने की मांग की और इसको जारी रहने दिया। खासतौर से तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ने इस मांग को लेकर काफ़ी उग्र रूप धारण कर लिया। वहाँ पर काफ़ी जो है दंगे और तोड़ फोड़ भी हुए, तो इसके वजह से जो है अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो आगे भी जारी रहने दिया, जबकि संविधान में ये प्रोविज़न किया गया था कि 15 साल तक रहेगा। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर विवाद को जो है वो सुलझा लिया और इस तरह से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचे से बच गए। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने चर्चा किया था सत्ता की साझेदारी वाले में, अगर उसको आप नहीं देखें तो उसको देखिए। वहाँ हम लोगों ने चर्चा की है कि श्रीलंका में सिर्फ और सिर्फ जो है जो सिंहली बोलने वाले लोग हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया। अगर आपको सरकारी परीक्षा देनी है तो आपको सिंहली के माध्यम से देना। आप सोच के देखिए, मान के चलिए कि आप जो है हिंदी ही बोलते हैं, ठीक है, आप हिंदी बोलते हैं और आज आपके लिए अचानक जो है ये चीज़ कर दिया जाए कि जो है कोई भी परीक्षा है, जैसे आपका बोर्ड ही एग्ज़ाम है, वो कन्नड़ में आपको देना है, कन्नड़ में देना है। आप उसके बारे में एक अक्षर नहीं जानते हैं, कन्नड़ का कौन नहीं जानते हैं। उस स्थिति में आपको सारा चीज़ पता रहेगा, आप पूरा साइंस पढ़े हैं, पूरा मैथ पढ़े हैं, पूरा जो है सोशल साइंस पढ़े हैं, लेकिन आपने कन्नड़ नहीं पढ़ा, उसकी जानकारी आपको नहीं है। तो उस स्थिति में सारा चीज़ जानते हुए, क्योंकि परीक्षा का माध्यम कन्नड़ ही होगा, तो उस स्थिति में आप फेल हो जाएंगे। यह स्थिति कन्नड़ वाले के लिए तब हो जाएगी जब उनके लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा हिंदी। तो सोच के लिखिए कि आपके लिए जितना कन्नड़ कठिन है, कन्नड़ वाले के लिए उतना ही जो हिंदी कठिन है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया, अनुसूचित भाषा का प्रयोग किया और साथ ही साथ जो है सरकारी कामों में अंग्रेजी को भी जो है ये उसका प्रयोग जारी रहने दिया गया। और इस तरह से हम लोगों ने जो टकराव की स्थिति थी उस चीज़ को जो हम लोगों ने क्या कर लिया, बचा लिया। तो अपने आप में जो है ये जो है बड़ी बात है। केंद्र राज्य संबंध को देखें हम लोग, केंद्र राज्य संबंध, तो काफ़ी समय तक केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी यानी कांग्रेस की जो है सरकार बनी और ऐसे स्थिति में जो है राज्य सरकारें अपनी स्वायत्ता का जो है वास्तविक प्रयोग नहीं कर सका। अब कैसे करेगा, मान के चलिए जो है केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है और राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है, और उस स्थिति में जिस तरह का केंद्र का इशारा होगा या पार्टी आला कमान का जिस तरह का जो है ये निर्देश होगा, उसी के आधार पर जो है राज्य सरकार को भी काम करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो संघवाद है वो कुछ कमजोर पड़ता है अगर केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार। तो ये काफ़ी दिनों तक रहा, तो यहाँ पर जो है इस तरह की समस्या बनी रही। परंतु केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की जब सरकार बनने लगी तो ऐसे में केंद्र ने राज्यों की अनदेखी करके उनका संवैधानिक प्रावधानों का जो है दुरुपयोग करते हुए आर्टिकल 356 के अनुसार जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया और इस तरह से कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार का जो अधिकार है उसको जो है तोड़ मड़ोड़ कर उनको जो है कम करने का जो है प्रयास किया गया, जो कि संघीय भावना के प्रतिकूल। संघीय भावना क्या कहता है? संघीय भावना कहता है कि जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसकी जो है हिस्सेदारी कीजिए, बंटवारा कीजिए। लेकिन आप राज्य सरकार को अगर भंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप शक्ति को जो बांट रहे हैं नहीं बांट रहे हैं, वो वहाँ पर केंद्र जो है
राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र सरकार खुद ही वहाँ पर जो सरकार चलाने लगती है, मतलब शक्ति अपने पास ही रख लेती है। तो ये जो है संवैधानिक, ये संघीय भावना के जो है प्रतिकूलता। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। 1990 में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। बहुत सारे क्षेत्रीय दल जो यहाँ पर जैसे उदय हुए। ये आरजेडी देखेंगे उसी समय जो है ये लोजपा वगैरह वगैरह बहुत सारी पार्टियां जो है देश के अलग अलग भागों में इस तरह का चीज़ हुआ। और जब ये चीज़ हुआ तो गठबंधन सरकार का दौर प्रारंभ। गठबंधन सरकार उसको कहते हैं जिसमें जो है एक साथ कई पार्टी, जैसे मान के चलिए मुख्य पार्टी कांग्रेस है तो उसके साथ और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ, अगर जो है मुख्य पार्टी बीजेपी है तो उनके साथ और छोटी छोटी पार्टियाँ। तो इस तरह की जो सरकार बनती है मिली जुली, उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। तो 1990 में गठबंधन सरकार का दौर प्रारंभ हुआ और जो संघवाद है इसको बढ़ावा मिला, क्योंकि यहाँ पर जब छोटी छोटी पार्टी मिलेगी तो आपको शक्ति तो बांटनी पड़ेगी उस छोटी छोटी पार्टी में भी। और इस तरह से शक्ति के बांटने का ही तो दूसरा नाम संघवाद है। चलिए संघवाद को बढ़ावा देने में सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन जो है वो भी बड़ा लाभकारी रहा। क्या था वह डिसीजन? इस डिसीजन में कहा गया कि केंद्र सरकार जो है मनमाने तरीके से राज्य के सरकार को जो बर्खास्त नहीं कर सकती है, अपने मनमर्जी चलाकर वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो है किस तरह से हमारे यहाँ पर भाषाई राज्यों का गठन हुआ और जो है लोगों की जो शंका थी कि जो है देश टूट जाएगा, वो जो है शंका निराधार साबित हुई। उसके बाद हम लोगों ने देखी भाषाई नीति को, कि भाषा नीति पर हम लोगों ने किस तरह से चलते हुए हिंदी के साथ साथ और जो भाषा है उसको भी हम लोगों ने प्राश्रय दिया। और उसके वजह से जो है जो श्रीलंका जैसी जो टकराव की स्थिति हो सकती थी, थोड़ा सा तमिलनाडु में दिख भी रहा था, उस चीज़ को हम लोगों ने जो है मिनिमाइज किया, समाप्त किया और जो है राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाया। और साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंध है, यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा जब केंद्र में उसी पार्टी की सरकार, राज्य में उसी पार्टी की सरकार शुरुआती दौर में थी आज़ादी के बाद, तो कहीं ना कहीं जो है जो संघवाद की जो भावना है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ रही थी। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग अगर देखें, वर्तमान समय की अगर बात करें, अभी जो है ये बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, ये कई पार्टियों की सरकार है। तो इस स्थिति में जो है संघीय भावना को लगातार मजबूती मिल रही है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और चाहे किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, वो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो सकता है, झारखंड बोर्ड का स्टूडेंट हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो सकता है, आप उसको शेयर कीजिए। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।